नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बढ़िया अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सीटी 2025 के लिए हमने इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। अब तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 8th प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स और पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊं उन क्वेश्चंस को आप क्या करो, आंसर देने की कोशिश करो, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर अपने एक नोटबुक ले और नंबरिंग करते रहो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी या फिर डी, और बाद में मैच करो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं। अगर तैयारी ढंग से करनी है तो भाई आपको उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से आपको बोला गया है। अगर आप अपने हिसाब से काम करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको अपनी मिस्टेक्स पता नहीं चल पाती और उसी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर तैयारी करनी है तो अच्छे तरीके से करो और थोड़ी बहुत बातें मान के आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। और एक कमेंट आया था एक स्टूडेंट का, तो उसकी बात को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। उसने कहा कि सर आपने जो पहले क्वेश्चन कराए हैं ना प्रैक्टिस सेट में, जो पहले हो चुके, तो एक बार उनको भी आप रिवाइज कराएं। तो डेफिनेटली आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये पीपीटी आपकी बन चुकी थी। अगली जो पीपीटी होगी उसमें हम एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस रिवाइज कराएंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा और इसकी जवाब देने की कोशिश आप करें। भाई क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? 4 ऑप्शन है भाई, तो बताओ दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मिसिसिपी, गंगा, सुंदरबन या नील नदी का डेल्टा? तो यहाँ पे आप सभी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये कहां पे है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। किस साइड है भाई? बंगाल की खाड़ी की तरफ है, जिसे हम इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ये किन दो नदियों के मिलने की वजह से बनता है? एक तो गंगा नदी मिलती है और दूसरी मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये दोनों नदी मिलती है भाई तो आपका क्या होता है, जब फाइनली ये समुद्र के किनारे गिरती है तो एक डेल्टा बनता है जिसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरी नाम के पेड़ इस क्षेत्र के अंदर काफी पाए जाते हैं, इस कारण हमें इसे सुंदरबन डेल्टा कहना पड़ता है। मिसिसिपी की अगर बात करें तो ये एक नदी है और ये अपने अमेरिका में है भाई। अगर गंगा की बात करें तो गंगा इंडिया के अंदर है और गंगा 2 नदियों से मिलकर बनी है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी हम कहते हैं उसका नाम है यमुना, याद रखोगे। और नील नदी कहां पे है भाई? नील नदी है इजिप्ट में और 2 नदियों मिलती हैं फिर नील बनती है। इसकी बात करें तो एक तो सफेद नील नदी, व्हाइट नील रिवर, और दूसरी है ब्लू नील रिवर या ब्लू नाइल भी बोलते हैं भाई, ठीक है। नील भी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में नाइल रिवर बोलते हैं। जब ये दोनों मिलती हैं तो नील नदी बनती है। और ये जो नील नदी है इसकी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो शुरुआत होती है लेक विक्टोरिया से। अगर पूछ रहे हैं लेक विक्टोरिया से कहां से शुरुआत होती है भाई, तो यहाँ पे याद रखो लेक विक्टोरिया से इसकी शुरुआत होगी। और लेक विक्टोरिया जो है वो युगांडा, तान्या और केन्या, तंजानिया और युगांडा, इन तीनों देशों के बॉर्डर के पास है। यानी ये तीनों जो देश हैं इस झील के लगते हैं लेक विक्टोरिया से, युगांडा, तंजानिया और केन्या, ठीक है। तानिया बोल दिया था पिछली बार, तो भाई कोई नहीं है तान्या, वैसे गलती से नाम निकल गया। कभी सोचो कौन थी तान्या जी, बताओ एक बार कमेंट में। ऐसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कि जो आउटर मोस्ट सॉलिड कवर और शेल ऑफ द अर्थ, जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है भाई, जिसके आप ऊपर खड़े हैं, जिसके ऊपर पेड़ उगाते हैं, जिसके ऊपर घर बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? देखो ये जो अपनी धरती है ना भाई, इस धरती की 3 लेयर है, ठीक है। जहां पे आप खड़े हैं तो इसकी 3 लेयर है। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर एक नीचे कोर। 3 है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। देखो इग्नियस तो एक चट्टान है। क्या है इग्नियस? एक चट्टान है। क्या है? एक रॉक का नाम है। और ये जो इग्नियस रॉक है ये आपकी कौन सी रॉक है? प्राइमरी रॉक है मेरे भाई। कौन सी है? प्राइमरी रॉक है इग्नियस। सीमा क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम।
उसके अलावा अर्थ क्रस्ट जो है वो आपकी टॉप मोस्ट लेयर है, इसी चीज के बारे में बात इन्होंने करी है। आउटर मोस्ट सॉलिड कवर ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, तो वो क्रस्ट को कहते हैं। उसके बाद नीचे नेक्स्ट कौन सी आती है, क्रस्ट के बाद आती है मेंटल, और फिर कौन सी आती है मेरे भाई, कोर आती है। ये 3 लेयर है, ठीक है। इतनी चीज आप ध्यान में रखोगे, आई थिंक बिल्कुल सही जवाब आप देने की कोशिश करेंगे और आगे से ध्यान भी रखेंगे क्वेश्चंस का जो बताया गया है। इसमें कहा गया है मेरे भाई कि आपका इनमें से ये जो हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता या आप बोले इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके अंदर जो चीजें मिलती हैं उन चीजों से रिलेटेड आपका एक क्या बनवाया गया है, म्यूजियम बनवाया गया है। तो बताओ ये म्यूजियम इनमें से कहां पे, तो अपने हिसार जिला है, हरियाणा के अंदर एक जिला है हिसार, और वहां पे है राखी गढ़ी। कहां पे, हिसार के अंदर राखी गढ़ी है, वहां पे म्यूजियम जो है वो बनेगा और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीजों को रखा जाएगा जो यहाँ पे खुदाई के दौरान मिलेंगी। अब इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2-3 नाम है। एक तो इसे बोलते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता। क्यों हड़प्पा बोलते हैं, क्योंकि जो इस सरस्वती सिंधु सभ्यता में पहला शहर जो मिला था वो हड़प्पा था। अब पूछ रहे हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो मेरे मित्र हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। मान लो आपका हरियाणा सिटी हो गया और सिटी में वैकेंसी आई एसआई की या कांस्टेबल की, तो आप क्या लगोगे, हरियाणा के अंदर एसआई लगोगे। तो H4 हड़प्पा, R4 रावी, या फिर हरियाणा रोडवेज आप बोल सकते हो। दूसरी पता लग गया भाई, एक नाम हड़प्पा है और दूसरा है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन या सभ्यता भाई, और ये आपका इसका नाम है। देखो एक तो इंडस हो गया, दूसरा हड़प्पा हो गया, तीसरा सरस्वती सिंधु हो गया। एक और शहर है काफी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। अब ये जो मोहनजोदाड़ो है, जोदाड़ो भी बोलते हैं और जोदड़ो भी बोलते हैं, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये इंडस या सिंधु नदी के किनारे आपको मिलेगा। यहाँ पे बनसवाली तो नहीं है, बनावली तो है फतेहवाद के अंदर। कहां पे है, फतेहवाद। और राखी गढ़ी कहां पे, हिसार। और म्यूजियम कित बनेगा भाई, राखी गढ़ी के अंदर आपका म्यूजियम जो है वो बनाया जाएगा सरस्वती सिंधु सभ्यता से जो रिलेटेड है। और आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि हड़प्पा की खोज किसने करी और आपका मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी या मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी। इनमें से आपको बताना है कि एक नदी है कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी। कौन सी जगह पे है, तो साफ भाषा में हम बता सकते हैं बिल्कुल आराम से कि भारत के अंदर कौन सी नदी है भाई, कावेरी। और भारत में भी कहां पे, दक्षिण की साइड। कहां पे मेरे भाई, साउथ इंडिया की तरफ हमें कौन सी नदी मिलेगी, कावेरी नदी जो है वो मिलेगी। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भाई, जो क्रस्ट है उसके नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं। ये आपके पिछले 2-3 सालों में जो हरियाणा के जितने एग्जाम हुए हैं ना 2021 के बाद में, उनके क्वेश्चन है। तो बताओ भाई क्या लेयर का नाम है, तो उसको बोलते हैं, क्रस्ट के बाद आती है मेंटल। कौन सी लेयर आती है भाई, क्रस्ट के बाद आती है मेंटल। क्रस्ट भी 2 तरीके की, इनर और आउटर, ठीक है, या अपर या लोअर। सेम अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और किस चीज से बनी है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगले पर्सन की तरफ आते हैं। अगला पर्सन क्या है, देखो जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, समझाने की बात होगी, वो मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में भी बताऊंगा। और जो लगता है कि ना इस टॉपिक से और ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ सकते, तो उसने मैं दोबारा ज्यादा डिटेल में ना बताऊं, ठीक है। हमें अच्छे से करना है, दलिया नहीं पकाना, ठीक है। इस चीज को मैं हर बार रिपीट करता हूं। आपको बताना है एक डीप और नैरो वैली विद स्टीप साइड, उसे क्या बोलेंगे यार, उसे हम बोल देंगे क्या, वी शेप वैली बोल देंगे, या फिर आपका गोर्ज बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल लेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे भाई, गोर्ज बोल देंगे, ठीक है। डेल्टा अलग चीज है, वी शेप वैली कुछ इस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे आपकी स्टीप नहीं, यहाँ पे इन्होंने पूछा है स्टीप साइड्स होंगी जिसकी, तो गोर्ज की भी इसी तरीके से होती है। जैसे मान लो भाई ये पहाड़ है, ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये जो अंदर की तरफ गड्ढा सा है इसे हम बोलते हैं गोर्ज। याद रख लोगे इतना। नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरा पानीपत का युद्ध जो है वो कब हुआ, आपको ये बताना है। पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछी है, तो 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। तो यहाँ पे एक बार सारा जानते हैं इसके बारे में। देखो प्रथम पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई भाई 1526 में। अब ये पूछ रहे किस किस के बीच में हुई, तो बाबर के बीच में वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में ये जंग आपकी होती है 1526 में। और इसमें विनर कौन निकल के आया, तो इसमें विनर बन के आया भाई बाबर।
इतनी चीज आप ध्यान रख लेंगे। अब आता है दूसरा पानीपत का युद्ध। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1556 के अंदर हुई। और ये आपकी किस किस के बीच में हुई? तो यहाँ पे आप कह सकते हो अकबर के बीच में वर्सेस हेमू के बीच में, या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। इसमें विनर कौन था? इसमें विनर था अकबर। अब अकबर की जगह कौन लड़ रहा था इस युद्ध में? तो अकबर की जगह लड़ाई करी बैरम खान ने। किसने लड़ाई करी भाई? बैरम खान ने अकबर की जगह लड़ाई करी थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ? अब आते हैं तीसरा पानीपत का युद्ध। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई भाई? 1761 में। अब इस 1761 में कौन था? एक तरफ तो था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली या शाह ऑफ दुरानी भी इसे कहा जाता है। और दूसरी तरफ अपने कौन था? दूसरी तरफ था आपका कौन? सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव, यानी कि हम कह सकते हैं मराठा। क्या कह सकते हैं? मराठा उस समय आपके पावर में थे। इतनी चीज आप ध्यान रख लेंगे। और उसके बाद अगर बात करें मुगल एम्परर कौन था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे मुगल एम्परर या मुगल शहंशाह कौन थे? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे मेरे भाई? शाह आलम द्वितीय मुगल शहंशाह के पावर में थे। 1576 में क्या हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई? बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई भाई? बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 के अंदर बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई। किस किस के बीच में? राणा प्रताप के बीच में, या राणा प्रताप वर्सेस अकबर। अकबर की जगह कौन गया था? अकबर की सेना थी, पर इसका नेतृत्व किया था मान सिंह ने। किसने? मान सिंह ने। और इसमें जीतता कौन है? इसमें जीतेगा कौन भाई? विनर होगा अकबर। ठीक है। और यहाँ पे विनर कौन होगा? अब्दाली। यहाँ पे विनर कौन होगा? अब्दाली विनर होगा तीसरे पानीपत के युद्ध में। और दूसरे में अकबर और पहले में बाबर। इतनी चीजें समझ आ गई इस बैटल से रिलेटेड, आई थिंक समझ आई होंगी। और इस बैटल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है पानीपत के युद्ध से, तो आप शायद गलत नहीं करके आओगे। मैंने बताया किस किस के बीच में हुई, मैंने ये भी बताया कि आपका विनर कौन और लूजर कौन। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट है आपका जो मोहनजोदाड़ो नाम की जगह है, वहां पे इन चार ऑप्शन में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? देखो सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, यानी ये चारों बिल्डिंग किससे रिलेटेड है? मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है। ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में मिला, ग्रेनरी कहां मिली? मोहनजोदाड़ो। पिलर होल कहां मिले? मोहनजोदाड़ो। टू स्टोरी एंड बिल्डिंग कहां मिली? मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पे इन चारों में से सबसे बड़ी इमारत जो है वो ग्रेट ग्रेनरी है। और ये जो आपकी है ये कहां पे? इंडस नदी के किनारे बनाई गई है। ग्रेनरी का मतलब होता है जहां पे आप अनाज स्टोर करते थे पहले के समय में। और ये आपकी इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे इसलिए बनाई गई ताकि ये जो सामान अगर बाहर किसी दूसरे एरिया में भेजना है बाय, आप कह सकते हो पानी के थ्रू या बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तो आसानी से आप उस सामान को लाद के आराम से भेज सको। तो ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ कहां मिले? मोहनजोदाड़ो। और ये दोनों ही पॉइंट आपके मेरे भाई इंपॉर्टेंट हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो इंडस, या इसी को सिंधु नदी बोलते हैं, या फिर सिंधु लिख दें, इस तरीके से लिख लो भाई। अलग अलग बुक में अलग अलग स्पेलिंग मिल जाए। अब आओ अगला प्रश्न पे। अगले प्रश्न में क्या लिखा है भाई? जवाब देने की कोशिश करो। ठीक है, काफी होशियार और विद्वान बालक हो तुम, जल्दी से बताओ। इनमें बताना है कि इनमें से कौन सी किताब बुद्ध धर्म से रिलेटेड है और धार्मिक किताब है, ठीक है, जिसको पूजा जाता है। उपनिषद भाई हिंदू धर्म से रिलेटेड है, वेद हिंदू धर्म से, रामायण हिंदू धर्म से। त्रिपिटका जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। विनया पिटका, सूता पिटका और अभिधम पिटका, ये तीन किताबें हैं और ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो इसके फाउंडर कौन है भाई? तो फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। फाउंडर कौन है मेरे भाई? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ही होंगे फाउंडर, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है वो फाउंडर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा हमारे पास प्रश्न ये आता है कि सर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये था। क्लैन कौन था? साक्या क्लैन के ये अपने बंदे थे भाई। जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी या लुम्बिनी नेपाल के अंदर, ठीक है। या एग्जैक्ट अगर पूछ ले तो कपिल वस्तु आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो मेरे भाई? कपिल
वस्तु लिख सकते हो कि यहाँ पे जन्म हुआ। लुम्बिनी नेपाल के अंदर एक जगह है कपिल वस्तु, तो यहाँ पे इसका जन्म हुआ। इतनी चीजें आप बता सकते हैं सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के बारे में। इतनी चीजें आप याद रख लेना। वैसे तो नदी भी पूछ ली जाती है, लैंग्वेज भी पूछ ली जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भक्ति करी थी और भाई को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये जो बुद्धिज्म है, जब गौतम बुद्ध का देहांत होगा उसके बाद 4 बुद्ध सभा होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, अलग अलग जगह पे होंगी। पहली राजगीर के अंदर हुई, फिर आपकी वैशाली के अंदर हुई, एक कश्मीर के अंदर हुई और एक पाटलिपुत्र। ऐसे 4 जगह पे अलग अलग सभा हुई। पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी की अगर बात करें तो तीसरी आपकी हुई थी अशोक के टाइम पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुई थी कनिष्क के टाइम में कश्मीर में। और यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्ध धर्म है वो 2 पार्ट में टूटेगा। एक आपका है महायान बुद्धिज्म और एक हीनयान। हीनयान यानी जो गौतम बुद्ध ने बात कही वही मानते थे, और महायान में भाई गौतम बुद्ध को महान बना दिया और मूर्ति पूजना स्टार्ट कर दिया, गौतम बुद्ध की मूर्ति बना के। तो इतनी आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी और कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं बोलना चाहता हूं भाई, आप सभी जल्दी से जल्दी अपने 100 सब्सक्राइबर कराओ, और फिर आपके लिए आप कह सकते हो बहुत बड़ा सरप्राइज है। शायद वो जो मैं चीजें कराऊंगा वो आपके हरियाणा सिटी में तो काम नहीं आएंगी, पर डेफिनेटली हरियाणा के स्टूडेंट्स और अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स के वो चीज काफी बेहद काम आने वाली है, और खासकर उन स्टूडेंट्स को जो अभी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। और किस एग्जाम के लिए है वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब हमारे 100 सब्सक्राइबर होंगे। दूसरे चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हो चुके हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है काफी स्टूडेंट्स का, और आपका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। कमेंट्स आते हैं कि सर थोड़ा सा इस तरीके से कराओ, या फिर अच्छी क्लासेस हैं रेगुलर रखो, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। और मैं आप सभी के लिए, चाहे आपने 10 सब्सक्राइबर हो, 20 हो, 50 हो, 80 हो, उन सभी के लिए उतनी ही अच्छे तरीके से मेहनत करूंगा जितनी मैं अपने 10,000, 5,000, लाख जितने भी होंगे उतनों के लिए करूंगा। यानी जितनी मेहनत अब हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स और ज्यादा पॉजिटिव आया तो। पर मैं अब भी उतनी ही मेहनत करता हूं जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो कि सर हमारा पेपर निकलना चाहिए और हमें अच्छे से कराओ, तो वो हम करवा रहे हैं। आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करते रहें। रजत रंगिनी नाम की एक किताब है भाई, ये किसने लिखी? तो कल्हाना ने लिखी रजत रंगिनी। और ये जो किताब है ये कश्मीर के राजाओं के या कश्मीर के इतिहास के ऊपर बेस है। अलब्रूनी ने भी एक किताब लिखी। उसके अलावा हर्षवर्धन ने 3 नोवेल लिखे। क्या लिखे मेरे भाई? 3 नोवेल लिखे। 3 नोवेल के नाम बताऊं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 लिखे किसने? हर्षवर्धन ने। कौटिल्य, इसी को क्या बोलते हैं? चाणक्य, और चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना मेरे भाई। और उसके अलावा कल्हाना ने रजत रंगिनी लिखी। अब आप बताएंगे अलब्रूनी ने कौन सी किताब लिखी और अलब्रूनी किसके समय में भारत के अंदर आया था। ठीक है, अलब्रूनी ने लिखी कौन सी किताब लिखी भाई? किताबुल हिंद। चलो मैं बता देता हूं कौन सी किताब लिखी। किताबुल हिंद जो है वो अलब्रूनी ने लिखी। लैंग्वेज पूछ ली थी एक बार कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में अलब्रूनी ने किताबुल हिंद जो है वो लिखी थी। और अलब्रूनी किसके समय में आया था ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलो ये भी मैं बताता हूं। और ये आया था भाई महमूद ऑफ गजनी के टाइम में। किसके टाइम में? महमूद ऑफ गजनी के टाइम में आया था भारत। नेक्स्ट, इन 4 ऑप्शंस में से रामायण को किसने ट्रांसलेट किया पर्शियन में? तो जो मुगल्स है उनकी कोर्ट लैंग्वेज क्या थी भाई? पर्शियन ही थी। तो आप मुझे बताएं दिल्ली सल्तनत के अंदर टर्किश थी या तुर्की भाषा थी कोर्ट लैंग्वेज, और मुगलों के समय में पर्शियन। तो बताओ भाई किसने रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया या ट्रांसलेट किया? जल्दी बता दो। तो मैं बता सकता हूं, बदायूं ने ट्रांसलेट किया था। यहाँ पे रामायण आ गया तो भी अच्छी बात है, महाभारत आ जाए तो वो भी किसने ट्रांसलेट करी मेरे भाई? तो वो करी बदायूनी ने। अबुल फजल ने क्या किया भाई? बाबरनामा नाम से किसने ट्रांसलेट की? तुज़ के बाबरी को अबुल फजल ने। अब्दुल लतीफ कौन थे? टीचर थे, शिक्षक थे। किसके? अकबर के मेरे भाई। ठीक है, ईसरदास का संबंध इनसे नहीं है। अगली तरफ आते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन में कहा गया है कि गोवा को पुर्तगालियों ने कब कब्जा लिया था?
कैप्चर कब कर लिया था, बता सकते हो मुझे? 1508, 1608, 1510 और 1610, इनमें से क्या सही जवाब होगा? तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। तो आपको इसी बात के ऊपर मिलते हैं क्या भाई, क्या इनाम में दे आपको? कुछ मिलेगा अपने पास यहाँ पे खाने पीने का? इसमें भाई यहाँ पे तो इमेज ही है और कुछ है तो ना, देखें कुछ और है, कुछ और तो मुझे ना लगता। एक्टिविटीज फॉर्मूला देखें, कुछ देखते हैं भाई, कुछ आया तो आपके लिए। क्या गया? कुछ ना आया। डेमो फन क्लासीफाई, डेमो सुपर क्लासीफाई, ये तो और ही कुछ है मेरे भाई ना, अपना काम क्यों कोई क्लास और बंदो जी। तो आगे बढ़ते हैं। 1510 में गोवा कैप्चर किया। अब ये पूछ ले आपसे कि चलो मान लिया गोवा कैप्चर किया, तो गोवा आपका जब कैप्चर किया तो अल्बुकर्क क्या था? गवर्नर था, फ्रांसीसी सॉरी पुर्तगाली गवर्नर था। किसको हरा के? तो यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह को हराया और उसके बाद आपका गोवा कैप्चर कर लिया पुर्तगालियों ने। अब ये यूसुफ आदिल शाह कहां का राजा था? बीजापुर के राजा थे यूसुफ आदिल शाह, और इस बीजापुर के राजा को हराया गया और उसके बाद गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने। यहाँ पे पुर्तगालियों की बात करें तो 1498 में एक पुर्तगाली जिसको नाम हो वास्को डी गामा, और यो अपने आगे मई महीना में, मई 1498 ये आया किसकी कोर्ट में, किसके दरबार में? तो ये आया जमोरिन के दरबार में। और ये जब जमोरिन के दरबार में आया तो जमोरिन कैलिकट को राजा हो, और यो कैलिकट कित पड़े है मेरे भाई? यो कैलिकट पड़े केरला राज्य में। इतनी बात हम याद रख लेंगे। अब नो पूछ ले भाई यो वास्को डी गामा कड़े से आयो हो, मतलब रास्ता कौन सो हो? तो केप ऑफ गुड होप रास्ता था भाई, केप ऑफ गुड होप के थ्रू आपका ये आया। और ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? तो ये मेरे भाई है साउथ अफ्रीका के अंदर। कोई दिक्कत भाई? हरियाणवी ठीक है कि मेरी? बता दियो। केप ऑफ गुड होप के थ्रू ये साउथ अफ्रीका से फिर भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। लाल मिर्च, चीनी, आलू, पाइनएप्पल, इस तरीके की चीजें भारत में कौन लेके आई? पुर्तगाली लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपकी एक थ्योरी दी थी कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को लूटा या लूट के लेके जा रहे हैं। ये बात किसने बताई? सर्वप्रथम थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दी? तिलक ने, दादा भाई नायरोजी ने, गोखले ने और एमजी रानडे ने। जल्दी से भाग के जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी दे सकते हो। चलो मैं बताता हूं। तिलक तो भाई अलग ही टाइप का बंदा था, तिलक था एक्सट्रीमिस्ट। और ये जो तिलक नाम का बंदा है ना भाई, इसने क्या करा था? इसने होम रूल की स्थापना करी थी। होम रूल मूवमेंट की स्थापना, या होम रूल लीग आप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने 1916 में करी। और इसी तिलक ने क्या करा? केसरी नाम का न्यूज़पेपर चलाया और मराठी नाम का न्यूज़पेपर चलाया। ये क्या है मेरा भाई? न्यूज़पेपर है। क्या है? न्यूज़पेपर है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, ये दी थी दादा भाई नायरोजी ने। यानी उत्तर अपना कौन सा ठीक होगा? ये होगा। दादा भाई नायरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादा भाई नायरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नायरोजी को कहा जाता है। और दादा भाई नायरोजी फर्स्ट इंडियन थे जो क्या थे? फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन जो आपके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने या ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिन्होंने जगह बनाई अपनी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये थे आपके भाई नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के अलावा जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु। एम के गांधी के और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु क्या थे? पॉलिटिकल या राजनीतिक गुरु। याद रखोगे डेफिनेटली। एमजी रानडे ये भी आपके एक समाज सुधारक थे। अब आप मुझे बताएंगे कि एमजी रानडे किस चीज से संबंधित हैं? आप कह सकते हो कौन से समाज की स्थापना इन्होंने करी या समाज की स्थापना करने में मदद करी? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी? देखो भाई 1905 में पार्टीशन किया अंग्रेजों ने, और इस पार्टीशन के थ्रू वो हिंदू और मुसलमानों की एकता को खत्म करना चाहते थे।
अब पार्टीशन करने के बाद यहाँ पे देखा अंग्रेजों ने कि माहौल तो बिगड़ गया। अब माहौल बिगड़ गया तो किस तरह सुधारें, तो उन्होंने कहा मुसलमानों को और अलग करो, और उनके लिए स्पेशल पार्टी बनाई 1906 में, और उसको कहा गया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और 1911 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो आपका कैंसिल या रद्द कर दिया गया था। इस चीज को हम ध्यान में रख लेंगे भाई। और 1911 में जब ये किया तो उस समय वॉइसरॉय कौन थे, उस समय वॉइसरॉय थे मेरे भाई लॉर्ड हार्डिंग, यानी लॉर्ड हेडिंग, याद रख लोगे डेफिनेटली। 1911 में क्या हुआ, कैपिटल राजधानी शिफ्ट करी, कैपिटल ट्रांसफर करी मेरे भाई 1911 में। और ये जो कैपिटल ट्रांसफर करने का काम है ये आपका लॉर्ड हेडिंग के समय में किया। कैपिटल कहां से कहां ट्रांसफर करी, तो उस समय तो काली कलकत्ते वाली यानी कलकत्ता था, और फिर आपका बना दिया दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली में एक गार्डन है यार, कहां पे है ये, अपने बुराड़ी के पास है, बुराड़ी बाईपास के पास दिल्ली के अंदर। ठीक है, वहां पे आए थे, और वहां पे आज भी मूर्तियां लग रही बहुत सारी अंग्रेजों की, यानी कोलकाता से आके सबसे पहले बार यही रुके थे। आपको बताना है कि सूरज के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है, जल्दी 4 ऑप्शन है, मार्स, मरकरी, अर्थ और वीनस। ठीक है, इतने में एक टांग पे खड़ा हो जाता हूँ भाई, जल्दी बताओ। चलो मैं बताऊंगा, तुम नहीं बता सकते, लाइव क्लास नहीं है ना, लाइव हो तो मजा आ जाए। ठीक है, लाइव करें क्या, बताना एक बार, फिर मैं थोड़ा कैमरा कुमरा लाने का जुगाड़ करूंगा, गरीब आदमी हूं मैं, तो पैसे पूसे इकट्ठे करूंगा थोड़े बहुत, फिर एक कैमरा लूंगा और फिर एक लाइव क्लास चलानी स्टार्ट कर देंगे। सोचूं मैं कि कर लें लाइव क्लास। लाइव क्लास में ये इंटरेक्शन होती है, आप अपने डाउट समय पे पूछ सकते हो, और उसमें फिर थोड़ा सा हम बातचीत भी कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको थोड़े से सब्सक्राइबर ठीक करा दो, ताकि लाइव जाऊं तो 5-7 व्यूज, वो देखने वाले तो क्वेश्चन पूछने वाले, व्यूज तो चलो बाद में देखेंगे, बाद की बात है। सबसे कौन सा है भाई सूरज के, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो मरकरी सबसे नजदीक है पर सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है, गर्म नहीं है। अर्थ तीसरे नंबर पे है, मरकरी, वीनस, अर्थ तीसरे नंबर पे है, और 5वें नंबर पे सबसे बड़ा है, 5th लार्जेस्ट है। ब्लू प्लेनेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। वीनस की बात करें तो इसके 2-3 नाम है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, अर्थ ट्विन, मूव इन रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बाकी रोटेट करते हैं उनसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है वीनस। इतना याद रखोगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, अर्थ ट्विन, रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड द लास्ट वन इज हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट में से सबसे ज्यादा गर्म है वीनस। अर्थ के बारे में बता दिया। मरकरी क्या है, मरकरी है नियरेस्ट टू द सन, ये बात ऊपर भी लिख रखी है, अब ध्यान में आई मेरे को। नेक्स्ट पे आते हैं मार्स, रेड प्लेनेट कहते हैं, इससे जुड़ी हुई एक नई खोज हुई है अभी। ठीक है, और 4 इनर है 4 आउटर है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आउटर प्लेनेट। जो स्टार्टिंग के हैं वो बने हैं रॉक से, बाद वाले बने हैं गैसेस और डस्ट पार्टिकल से। अब आते हैं अगले पर्सन की तरफ। अगला पर्सन है भाई, आपको बताना है 4 तरीके के कोयले होते हैं, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो न्यू बता दो जल्दी से जल्दी कि ये जो आपका बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है, बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो मैं बताऊंगा भाई क्या है, जल्दी बताओ, मैं बताऊंगा नहीं तो। एंथ्रेसाइट इन चारों में से सबसे अच्छी क्वालिटी का है, सबसे हाईएस्ट ग्रेड और बेस्ट क्वालिटी कोल जो है वो आपको मिलेगा एंथ्रेसाइट। अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताना होगा कि साइलेंट वैली कहां पे लोकेटेड है। एक का नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स और दूसरा है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली तो है मेरे भाई केरला के अंदर, और आपका वैली ऑफ फ्लावर्स है कित उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स आप आने जड़े हो, बोर्ड लगा रखे है ना डिजिटल, वो जगह भी दिखाऊंगा एक दिन। और बार बार काजे हैं सामने इस टाइम, तो उस करके थोड़ी बहुत आवाज आने लग जाए मन में, शायद आपको ना सुने। तो ये बात है भाई। नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक के बॉर्डर पे, याद रखेंगे। ठीक है, और असम में क्या है, काजीरंगा मानस असम में है। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी, कॉर्बेट। तमिलनाडु में मैंने बता ही दिया। उसके बाद आते हैं
नेक्स्ट पे, इंडियन डेजर्ट को क्या बोलते हैं? ओहो, अपने आप याद मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। मैं इसको ब्लैक से ब्लैक करूंगा पहले तो, और ये ब्रुश हो गया। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या नाम है इसका? पीडीएफ मिलेगी भाई, अभी कभी भाग जाओ, फिर मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, देख लियो पूरी एंड तक देखा करो क्लास। थार डेजर्ट है भाई इंडिया में, कौन सा डेजर्ट है मेरे भाई? थार डेजर्ट हमें इंडिया में मिलेगा। कौन सा डेजर्ट? थार डेजर्ट। तो सहारा कहाँ पे है? सहारा तो है मेरे भाई अफ्रीका में, थार है इंडिया के अंदर यानी राजस्थान में। उसके बाद अगर हम बात करें, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया और आपका चाइना के बॉर्डर के पास। अटाकामा डेजर्ट है चिले यानी दक्षिण अमेरिका के अंदर। कहाँ पे है? चिले नाम की कंट्री, दक्षिण। CHILE भी है और कई जगह CHILLLE भी है और सिंगल एल भी है कई जगह, तो दोनों लिख देता हूँ। अच्छा हो गया कि, चलो ठीक है। चिले कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में भाई, याद रख लोगे, डेफिनेटली याद रखोगे। अगले पर्सन की तरफ आता हूँ। अगला पर्सन क्या है? मानसरोवर लेक इन चार में से कौन सी कंट्री में है? मैं बताऊं, नेपाल में नहीं है, इंडिया में नहीं है, चाइना में डेफिनेटली है, और चाइना में भी कहाँ पे? जो तिब्बत का एरिया है जो चाइना ने कब्जा रखा है, वहां पे आपकी लेक मानसरोवर है। इसी मानसरोवर झील से आपकी कौन सी नदी? एक तो आपकी सतलुज नदी स्टार्ट होती है, इंडस नदी स्टार्ट होती है, और आपका लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र भी यहीं से स्टार्ट होती है, और इसके अलावा और भी एक दो नदियां आपकी यहां से स्टार्ट होती हैं। तो मुख्य नदियां मैंने बताई हैं। भूटान की कैपिटल मैं बताऊं तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, इंडिया की न्यू दिल्ली, नेपाल की काठमांडू, नेपाल की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। अगले पर्सन पे आते हैं। अगला पर्सन स्क्रीन पे है भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? जल्दी से जल्दी बता दो। 42वां, 39 के बाद 24, 44। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1976 में, और यहाँ पे कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था सवर्ण सिंह कमेटी, और इस कमेटी ने जो सलाह दी थी उस सलाह के ऊपर आपका क्या किया गया? इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई। टोटल स्टार्टिंग में तो थी मेरे भाई 10 और अब है 11, ठीक है। तो ये 11वीं कब ऐड करी गई? ये जो 1 ऐड हुई है ये आपकी हुई है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 में। याद रख लोगे? आई थिंक याद रख लोगे भाई, ये आपके क्वेश्चन थे। और यहाँ पे इस संविधान संशोधन को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस चीज को हम याद रखेंगे। तो आई थिंक आप सभी को ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये समझ आए होंगे बेहतरीन तरीके से। अगर आपका जो भी ओपिनियन है, जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि सर हम ये चाहते हैं आप इस तरीके से करें, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के वीडियो को लाइक भी करें ताकि मैं इसी तरीके से और ज्यादा मेहनत करूं आपके लिए, और एक अच्छा कंटेंट जो आपके हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो वो मैं आप तक पहुंचा पाऊं, और आप अपना एग्जाम एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर स्कोर के साथ क्लियर कर पाए। मेरी यही इच्छा है आप सभी से, और मुझे ये उम्मीद भी है कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चंस को आप समय से करेंगे, अच्छे तरीके से सुनेंगे। अपना जो फोकस है वो एक जगह पे रखें। ऐसा ना हो कि आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं साथ में मैसेज भी कर रहे हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, और आई होप आप इस रिक्वेस्ट को मानेंगे। तो मैं विकास तंवर
आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत करता हूं। अगर आप न्यूज एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो एग्जाम टॉक्स 108 सर्च करें और वहां पे जाके न्यूज एनालिसिस देख सकते हैं, या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी शायद उसका लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं भाई, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर हमें तो ये पीडीएफ चाहिए, तो इस पीडीएफ के लिए सर हमें क्या करना होगा। तो इस पीडीएफ में मैं नीचे एक लाइन डालना भूल गया आज, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको जाके सर्च करना होगा टेलीग्राम पे मेरे भाई एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही सर्च करोगे तो वहां पे आपको एक प्रोफाइल मिलेगी या चैनल मिलेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद पीडीएफ ले लेना। अब अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं और सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, मैं उस चीज के लिए कुछ नहीं कहूंगा। पहले मैं ये पीडीएफ भेजूंगा और उसके बाद हम इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे ही सेशन एंड हुआ उसके बाद ये पीडीएफ भूलना मैं भूल जाता हूं, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, एक्सपोर्ट करनी है अपने को, मैंने इंपोर्ट कर दी थी, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, ई नोट, ओके, और यहाँ पे है 8th है ना, HSSC CET 2025 जीके प्रैक्टिस सेट 8, ये है भाई। अभी आपकी आ जाएगी पीडीएफ, उसके बाद हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। पहले ये पीडीएफ मैं आपके पास जरूर भेजूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि भाई मेरे साथ हो रहा है 1-2 बार, और बाद में बहुत धोखा लगा जब हम इसे कर देते हैं ना सीधा एग्जिट, उसके बाद याद आता है यार ये पीडीएफ तो भेजनी थी, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। और आगे से हम ध्यान रखेंगे, जो एक सजेशन दिया था एक स्टूडेंट ने कि सर थोड़ा इस तरीके से कराया करो कि हमें ये पीडीएफ तो मिले ही मिले पर एक बार पीछे वाले क्वेश्चन रिवाइज करा दिया करो, तो वो मैं आपके जरूर कराऊंगा। यहाँ पे हम जाते हैं एग्जाम टॉक्स पे, और हम गए यहाँ पे एग्जाम टॉक्स पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम गए प्रोफाइल में जाने के बाद हम गए 8th सेट पे, और इस पे जाने के बाद हम गए यहाँ पे, अब आ जाएगा, अब कोई दिक्कत ना है। तो भाई भेज दी है, मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज नई अपडेट के साथ, नहीं ऐसे ही बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक जय हिंद जय भारत।